बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी शुरू हुई थी 2016 में पनामा लीक्स के, जब पनामा लीक्स के पेपर जो थे वो डिस्क्लोज़ हुए थे। तो उसके बाद जो नवाज़ शरीफ की एक मजबूत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको चलता करने के लिए कॉन्स्पायरेसी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि नवाज़ शरीफ की जो गवर्नमेंट थी वो इंडिपेंडेंट थी, वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का किसी भी किस्म का प्रेशर लेने से इनकार करती थी। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद कॉन्स्पायरेसी शुरू हो गई, फिर कोलिजन हुआ अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का और जुडिशरी का। और नवाज़ शरीफ साहब को एक केस के अंदर, जो पनामा लीक्स का केस था, उसमें एक अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ताकि पाकिस्तान में जो रियल ये जो डेमोक्रेसी है, जो कि हाइब्रिड डेमोक्रेसी नहीं थी, उसको चलता किया जाए और उसकी जगह पे हाइब्रिड डेमोक्रेसी जो है वो लाई जाए। अब जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस थी वो ये समझती थी कि जिसको हम ला रहे हैं इमरान खान साहब, वो क्या करेंगे, वो बड़े एक डोसाइल किस्म के प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे और वो उनकी हर बात मान जाएंगे, वो करेंगे। तो लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ और जो उनका लॉन्च किया हुआ मिसाइल था वो उनकी अपनी ही जो रैंक्स हैं उनमें जाके घुस गया। तो खान साहब को जो थे वो बहुत ज़्यादा रिकाल्सिट्रेंट थे, वो अपनी मानते थे, वो कंट्रोल नहीं होते। तो फिर खान साहब को रिमूव किया गया, उनको उतारा गया, उनको अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस की तरफ से उतार दिया गया। उन्होंने फिर उसके ऊपर एक अप्रोर किया, उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें की जिसमें हम देखते हैं कि 70 जलसे किए, उन्होंने अपना नैरेटिव बेचा, जिसमें उन्होंने अमेरिका का इस्तेमाल किया, इस्लाम का इस्तेमाल किया, ताकि वो उन लोगों को बदनाम कर सकें, उन लोगों की रेपुटेशन को हिट कर सकें जिन्होंने उनको उतारा है। तो अब दोबारा नवाज़ शरीफ को लाने के लिए, क्योंकि अब जब अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास एक ऑप्शन ख़त्म हो जाता है तो वो दूसरे ऑप्शन की तरफ ट्राई करती हैं। तो उन्होंने दोबारा क्या किया, मुज़ाकरात किए और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो बन गई पाकिस्तान के अंदर और इस तरह से चीज़ें चली। अब बात यह है कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, अब पार्टी के लीडर तो वो थे, वो चाहते थे वो पॉलिटिकल अरीना में वापस आएँ, वो समझते थे उनके साथ ज़्यादती हुई है, जैसे उनको पनामा में नाअहल किया गया और फिर उनकी पार्टी को कमज़ोर किया गया। हम देखते हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं था, जिस तरह से आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो उस पर एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पास किया गया पार्लियामेंट की तरफ से। दो के पार्लियामेंट के अंदर उतने अरकान भी मजबूत नहीं थे जितने होने चाहिए थे, उस पर उतनी बहस भी नहीं हुई। मगर ये जो ख़ास किस्म का बिल था, ये नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए इसका जो था एक ख़ास पर्पज़ था। मगर अब हमने देखा कि वो फुल कोर्ट बैठा काजी फायज़ ईसा की निगरानी में, मगर वो फुल कोर्ट उसने जो ये सीरीज़ जो जीती, मैं इसको सीरीज़ ही समझता हूँ, उसमें 3 सवालात के जवाब देने थे और इन 3 सवालात में 2 सवालात पे काजी फायज़ ईसा की टीम जो है वो जीत गई है और एक सवाल पे उमर अता बंदयाल साहब की टीम जीती है। मतलब 2-1 से ये जो टेस्ट मैच था ये काजी फायज़ ईसा साहब जीत चुके हैं। सबसे पहली बात कि उसमें पहला सवाल तो ये था कि क्या सुओ मोटो का जो 184(1) के तहत कोई भी चीफ जस्टिस ले सकता है किसी भी चीज़ पर नोटिस, वो क्या है, उसके ऊपर उसका बेंच कैसे बनना चाहिए। तो पहले ये इख्तियार 1 मैन शो था, एक बंदे के पास पावर थी, उसकी डिक्टेटोरियल पावर थी, वो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मगर जो काजी फायज़ ईसा हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस्लाम का हवाला दिया कि इस्लाम जो है वो मशावरत करने की बात करता है। इस्लाम कहता है कि अपने अफेयर्स को, कुरान पाक में वाज़े लिखा हुआ है, वो मशावरत के साथ तय करो। तो चीफ जस्टिस को अपना इख्तियार जो है वो एक डिक्टेटोरियल मैनर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया और वो 10-5 से जो है वो फैसला काजी फायज़ ईसा की जो पार्टी है उसके हक़ में आया। और अब जो है वो सुओ मोटो पे 3 जजेस होंगे, वो बेंच बनाएंगे, सुओ मोटो लेना है या नहीं लेना है इसको डिसाइड वो करेंगे। दूसरा सवाल था क्या अपील का हक होना चाहिए। तो पहले सुओ मोटो केसेस के अंदर सिर्फ रिव्यू का जो था राइट था, मगर अब अपील का राइट भी दे दिया गया है। इसमें भी मार्जिनली 9-6 से काजी फायज़ ईसा के हक़ में वोट आया, उनकी पार्टी जीती है। और उन्होंने ये कहा है कि कोई भी बंदा अपील फ़ाइल कर सकता है सुओ मोटो केसेस में 30 दिन के अंदर अंदर, जब सुओ मोटो केस के ऊपर फैसला हो।
तीसरी चीज़ थी रिट्रोस्पेक्टिवली सो मोटो केसेस के अंदर अपील का राइट, यानी जो पास्ट में जितने भी केसेस 1947 से हो चुके हैं उनके ऊपर दोबारा अपील दायर की जाए। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। देखिए 1947 से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा केसेस सो मोटो में क्या हुए हैं वो उनको डिसाइड कर दिया गया है। तो क्या उन सब पे दोबारा सुप्रीम कोर्ट बैठ के फैसला करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस तरह से इंसाफ देने में नाकाम हो गई है, वहाँ पे हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इस पे जो जजेस हैं उन्होंने एक राय ली और जो जज याहिया अफरीदी थे वो यूजुअली जंप कर गए दूसरी साइड पे, अता बंदयाल वाली साइड पे, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, और वहाँ पे जो फैसला है वो 8-7 से बंदयाल ग्रुप ने जीत लिया। उसमें ऐसा हुआ कि अब जो पास्ट में माजी में जो केसेस हुए, जैसे पनामा में सो मोटो हुआ और नवाज़ शरीफ साहब को नायल किया गया, तो नवाज़ शरीफ को जो है वो राइट ऑफ अपील नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इसका जवाब 8-7 से रिजेक्ट हो गया कि रिट्रोस्पेक्टिवली अपील का राइट मिलना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ साहब पॉलिटिकल एरिना के अंदर अभी आई बिलीव कि उनको वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ, क्योंकि उनको रिट्रोस्पेक्टिवली जो राइट टू अपील था 100 मोटो केसेस में वो रिजेक्ट हो चुका है, उनको नहीं मिलेगा, तो वो पॉलिटिकल एरिना से बाहर ही रहेंगे। लेकिन ओवरऑल ये फ़ैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि इस्लाम की मंशा के मुताबिक अब मुशावरत के साथ जो है वो मामला तय होंगे। और वन मैन शो जो डिक्टेटोरियल पावर होती है, जो हमेशा के लिए एक आदमी के पास पावर हो, चाहे वो डिक्टेटर हो या कोई भी हो, वो बहुत बुरी होती है, वो तबाही की बुनियाद होती है। तो काजी फायद ईसा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट को डेमोक्रेटिक किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।